Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 21st of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 21 अप्रैल 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं यहाँ पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। हुआ क्या है, नासा ने अपना एक काम सक्सेसफुली निपटा दिया है। वो क्या है? सबसे पहले नासा क्या है? नासा एक यूएस की स्पेस एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो नासा इसने अनाउंस किया जिसका जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है वो मार्स पर एक पहली उड़ान भर चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे इस इमेज में क्लियरली। देखो मार्स के ऊपर मंगल ग्रह पर एक रोवर है, रोवर में से ये निकला है एक हेलीकॉप्टर जिसको इंजेनिटी हेलीकॉप्टर बोला है नासा ने। तो इस इंजेनिटी हेलीकॉप्टर ने हल्की सी उड़ान भरी थी, लगभग ये 20 से 30 सेकंड की उड़ान भरी थी मार्स के ऊपर। तो उसके बारे में बताया गया है कि इतिहास में ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है जैसा अब यहाँ पर ये देखने को मिला है। इससे क्या होगा, देखो बहुत सारी जगह ऐसी है मार्स के ऊपर जहाँ पर ये रोवर नहीं पहुँच सकता। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हेलीकॉप्टर से आप कह सकते हो उसका 1.8 kg के समथिंग इसका वेट है। इतना हल्का ये हेलीकॉप्टर होने वाला है। इसको हम लोग आपस में इस एरिया में उड़ाकर जो है सर्चिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में चीज़ें खो सकते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया। फर्स्ट फ्लाइट जो है इसको आप कह सकते हो सक्सेसफुली यहाँ पे निभाया गया है और इतिहास में पहली बार हुआ है। तो उस वजह से आपको इसके बारे में ध्यान भी रखना है। इंजेनिटी क्या है? ये फर्स्ट हेलीकॉप्टर है जो कि मार्स के ऊपर फ्लाई किया है। आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नासा का रोवर था जिसको बोला गया है परसेवरेंस। ठीक है, परसेवरेंस। अब यहाँ पे परसेवरेंस क्या है मैंने आपको दिखा दिया, वो ये है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली थंबनेल में दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने उसका इमेज भी लगाया था, यह है परसेवरेंस। ठीक है, इसके अंदर से यहाँ पर निकला है ये इंजेनिटी हेलीकॉप्टर और फिर उसके बाद इसने छोटी सी उड़ान भरी। नाउ अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी थोड़ी उड़ान इससे भरवाते रहेंगे और जो है जो भी हम लोग काम करने गए हैं, डिस्कवरीज करने गए हैं, स्टडीज़ करने गए हैं एटमॉस्फेयर की, वो अपना काम हम लोग करते रहेंगे। तो ये जो परसेवरेंस है ये लैंड करा है कहाँ पर? मार्स में एक प्लेस है जेज़रो क्रेटर, वहाँ पर। तो फरवरी में ये लैंड किया था और उसके बाद यहाँ पे अब जो है हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं। देखो बेसिकली गया क्यों है, ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को रिसर्चेस करनी है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में खोजना है। दैट इज़ वाई हमने इस काम को किया है। नाउ ये जो रोवर है इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर हम लोग बात करें कि वो सैंपल्स को कलेक्ट करे और वापस अर्थ के ऊपर इस सैंपल्स को लेकर आए। ओके, ताकि हम लोग को और भी बहुत सारी बातें पता चलें इस रेड प्लैनेट के बारे में जो कि मार्स है। नाउ अगर हम लोग बात करें जो ये इंजेनिटी है इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये फ्लाई भी कर सकता है और उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसमें कोई वायर की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, जो कंप्यूटर्स के थ्रू यहाँ पे हम लोग इसको चला सकते हैं, नेविगेशन सेंसर्स के थ्रू चला सकते हैं, 2 कैमरा हैं। अब एक बहुत बेहतरीन बात यह है कि देखो इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चार्ज हो जाएगा। सोलर पावर्ड की से ये जो हेलीकॉप्टर है ये चार्ज होता है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात करी गई है जो चार्ल्स जेस्के हैं। तो ये एक एडोब को फाउंडर हैं। एडोब क्या है, जैसे कि आप लोग देख पाते होंगे एडोब पीडीएफ आता है, एडोब रीडर आता है। तो एडोब के को फाउंडर हैं चार्ल्स जेस्क। तो यहाँ पे इनकी डेथ हो गई है, उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। तो देखो जो एडोब है, एडोब के पीडीएफ्स आपने देखे होंगे। पीडीएफ्स की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि आप लोग एडोब में ये पीडीएफ वगैरह डाउनलोड भी करते होंगे। बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे, जैसे मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ टेलीग्राम पर, न्यूज़पेपर का पीडीएफ देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो देता हूँ। तो ये जो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करते होंगे एडोब में, तो फिर वो जो एडोब है ना,
उस एडोब का डेवलपमेंट किया था इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी ने। इनकी एज हो गई थी 81, डेथ हुई है कैलिफोर्निया के अंदर, दैट इज़ वाई ये न्यूज़ में है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इनका ये पिक्चर है। और उसके बाद बात करें कुछ पीडीएफ्स वगैरह एडोब का इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें चार्ल्स जेस्क, ये एक आप कह सकते हो अमेरिकन बिजनेसमैन थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जाने जाते थे क्योंकि इन्होंने ग्राफिक्स वगैरह को फाउंड किया था। ठीक है, तो उसी के थ्रू यहाँ पे जाने भी जाते थे। जो ये कंपनी है, कंपनी का नाम एडोब क्यों पड़ गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है। कंपनी का नाम एक एडोब क्रीक के ऊपर पड़ा है। एडोब क्रीक क्या है, आपको ध्यान देना है। एडोब क्रीक एक स्ट्रीम है जो कि नॉर्थ साइड पर फ्लो होती है। कहाँ पर, कैलिफोर्निया के अंदर। स्ट्रीम बेसिकली आप कह सकते हो छोटी सी धारा हो सकती है, नदी भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये एडोब क्रीक के नाम की ये धारा थी जो फ्लो होती है। इसका क्या मैंने इसकी लेंथ वगैरह है, मैंने आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 14.2 माइल लॉन्ग है ये। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो फिर उसी के बेसिस पे इस एडोब का नाम रखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जैक्टली, तो याद रखना। नाउ अगर हम लोग पीडीएफ का इतिहास देखें कि पीडीएफ ये कैसे कैसे क्रिएट हुआ है। देखो आज के टाइम पर पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है हमारे लिए, एक पॉपुलर फाइल फॉर्मेट हो चुका है। हम लोग कितना सारा डेटा होता है वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने पास रख सकते हैं। प्लस वो एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग कहीं पर भी उसको लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें इजी कर दी हैं पीडीएफ, जो कि दुनिया में आज के टाइम पर मोस्ट पॉपुलर फाइल फॉर्मेट्स हैं। दुनिया भर में इसको मिलियंस ऑफ लोग यूज़ करते हैं और हर रोज़ जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, सेव करते हैं, शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, रिज्यूम्स कर और रिसर्च पेपर्स होते हैं, ये सारे काम यहाँ पर करे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे, और ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने लायक तो है नहीं, तो आप लोग इसको एक छोटी सी इसी चीज़ को याद रख सकते हो पीडीएफ्स के बारे में, ये पीडीएफ्स का क्या रोल है। नाउ यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा। आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात करी गई है इंडिया जर्मनी के एग्रीमेंट के बारे में। तो इंडिया और जर्मनी ने एग्रीमेंट किया है किस चीज़ को लेकर, सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैरीन एनवायरमेंट। यानी कि देखो जो भी प्लास्टिक है वो हमारे जल में ना, आप कह सकते हो, आए। ठीक है, जो भी मैरीन एनवायरमेंट है हमारा, जो भी पानी से रिलेटेड जितना भी सी हो गए, ठीक है, ओशन हो गए, रिवर्स हो गए, उसके अंदर हम लोग प्लास्टिक को आने से रोकने, ठीक है, प्लास्टिक को आने से रोकने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत सारा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। साथ ही साथ जो भी एनिमल्स वगैरह हैं उनकी जान भी चली जाती है इस पर्टिकुलर प्लास्टिक से। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें जर्मनी के बारे में, बात करी गई है, तो जो जर्मनी है इसकी सबसे पहले आपको लोकेशन देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जर्मनी की आपस में आप देख पाओगे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पोलैंड है, ठीक है, सिजेक है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग, यहाँ पर देख पाओगे बेल्जियम, नेदरलैंड, और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ऊपर आपको बाल्टिक सी देखने को मिल जाएगा और इधर की साइड आपको नॉर्थ सी देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जर्मन फेडरल मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, इन्होंने मिलकर साइन किया है एक एग्रीमेंट। किस चीज़ को लेकर, टेक्निकल कोऑपरेशन को लेकर, ताकि जो मैरीन एनवायरमेंट है, यानी जो भी हमारा पानी से रिलेटेड जितना भी एनवायरमेंट है, उसके अंदर प्लास्टिक्स को आने से हम लोग रोक सकें। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर हम लोग बात करें, इस प्रोजेक्ट में हम लोग काम करने वाले हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड का वेस्ट मैनेजमेंट कर पाएँ। यानी जो सॉलिड वेस्ट, मतलब बहुत सारा हम लोगों को वेस्ट देखने को मिलता है, बर्बादी देखने को मिलती है, जो भी कूड़ा करकट होता है वो बहुत सारा पानी के अंदर देखने को मिलता है, उसको हम लोग कम कर सकें, ऐसा हमारा टारगेट भी है। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम लोग उससे फेस आउट कर सकें 2022 तक, तो ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वही चीज़ें बार बार दोहराई गई हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि ये एग्रीमेंट है किस चीज़ के बारे में। जो मैरीन है, समुद्री से आप कह सकते हो, जो भी मैरीन हमारा समुद्री इकोसिस्टम है उसके अंदर प्लास्टिक्स को रोकने का काम करेगा। और उसके बाद आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। SPO2 के बारे में बताया गया है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने डेवलप कर दिया है SPO2। ये क्या है, एक सैचुरेशन सप्लीमेंट ऑक्सीजन,
ठीक है, यानी एक तरीके से ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंट ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा कि जो भी आप अपने ब्लड ऑक्सीजन वगैरह की आप मेजरमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, देखो हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ठंड सबसे ज़्यादा होती है, ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, ब्लड कहाँ तक है ये पता लगाने के लिए हमारी जो है स्ट्रीम्स तक ब्लड पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, जो कि देखेगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी ब्लड है वो ऑक्सीजन लेकर चलेगी पूरे बॉडी के अंदर, आपके बॉडी में छोटी से छोटी जगह पर कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा उसको मेजर करने का काम करने वाला है ये इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना। नाउ दो टर्म्स हैं जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर। लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी आपके खून में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हाइपॉक्सीमिया, इसके बारे में ध्यान रखना। सेकंड आप कह सकते हो ये जो हाइपॉक्सीमिया है ये टर्न हो सकता है हाइपॉक्सिया के अंदर। लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम होगा दैट इज कॉल्ड हाइपॉक्सिया, एंड जब ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर कम होगा दैट इज कॉल्ड हाइपॉक्सीमिया। इन दोनों ही टर्म्स के बारे में याद रखना, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है जिससे कि आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है वंदे भारत मिशन के बारे में। तो देखो ये जो वंदे भारत मिशन है इसको स्टार्ट किया गया है ताकि जो इंडियंस फंस गए हैं बाहर विदेशी कंट्रीज़ में कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन्स की वजह से, तो इनको वापस से लाया जाए। ठीक है, तो आप देख पाओगे काफ़ी सारा लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये आप कह सकते हो जो वंदे भारत मिशन था, ये जो मिशन है ये एक लार्जेस्ट हमारी कंट्री का एक्विवेशन मिशन बन चुका है। इस मिशन के थ्रू हमने बहुत सारे लोगों को अपने कंट्री के अंदर वापस से लेकर आए हैं, तो उसी की वजह से ये न्यूज़ के अंदर है कि जो VBM है इज़ द बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज जिसने इंडियन सिटीजन्स को काफ़ी हद तक वापस से कंट्रीज़ के अंदर लेकर आए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिला था 1990s में, जब इराक और कुवैत के बीच में फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी, तो भी हम लोगों ने इस वंदे भारत मिशन के थ्रू 1,77,000 को लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को वापस से हम लोग लेकर आए थे इंडिया के अंदर ताकि उस गल्फ वॉर में मारे ना जाएं वो लोग। ठीक है, नाउ ये जो मिशन है ये एक प्रायोरिटी देता है इंडियन सिटीजन को। सबसे पहले भारत के नागरिक को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी अगर वो खतरे में हैं, बाहर हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर्ड हो गया है या जॉब चली गई है, जॉब टर्मिनेट कर दी गई है, ठीक है, या फिर उनका फैमिली मेम्बर कोई लॉस्ट हो चुका है, बहुत परेशानी में है वो लोग, तो उनको वंदे भारत मिशन के थ्रू लाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव भी है। गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से यहाँ पर सपोर्ट करता है इंडियन नेशनल्स को कि जो भी परेशानी में हो विदेश में उनको लेकर आया जाए वापस से अपनी कंट्री में थ्रू दी वंदे भारत मिशन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एयर इंडिया की फ़्लाइट होती है इसके अंदर और इसके कुछ सब्सिडरीज़ हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस करके। तो ये जो फ़्लाइट्स हैं इनके थ्रू से यहाँ पर हम लोग बाकी सारे सिटीजन्स को लेकर आ सकते हैं, जो कि आप लोग देख पाओगे ये जो फ़्लाइट्स इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ये पूरी कॉस्टिंग होती है ट्रैवल करने की, जहाँ से हम लोग लोगों को लेकर आ रहे हैं कंट्री के अंदर, जो इसकी पूरी खर्चा होगा वो पैसेंजर्स ही जो है इसको भरते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है यूरोपियन यूनियन काउंसिल के बारे में। तो जो काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन है, अगर हम लोग बात करें, ये जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल है इन्होंने अप्रूव करा है किस चीज़ को लेकर कि जो इनकी एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर कोऑपरेशन को लेकर काम किया जाए, जो कंट्रीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि इंडो पैसिफिक वाला रीजन जो आज के टाइम पर है वहाँ पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि चाइना का सबसे ज़्यादा एग्रेशन उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखा जाता है। तो हम लोग उन चीज़ों को टैकल करने के लिए यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल है उन्होंने अप्रूव किया एक कंक्लूजन कि ये जो कंट्रीज़ हैं आपस में कोऑपरेट करके काम करने वाली हैं ताकि जो रीजन है इंडो पैसिफिक वाला उसके अंदर एक सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे उसी के बारे में चीज़ों को मेंशन किया गया है। यूरोपियन यूनियन का मेन एम यह है कि वो प्रमोट कर सके। सबसे पहले तो देखो इंडो पैसिफिक के बारे में बातचीत करी गई है कि इंडो पैसिफिक के अंदर कोऑपरेशन करके काम करना है, उस रीजन को सिक्योर बनाना है। दूसरी तरफ जो ये यूरोपियन यूनियन है इसका मेन मकसद ये भी होने वाला है कि ये बहुत सारे इफ़ेक्टिव रूल्स को प्रमोट करेगा जिससे कि जो कंट्रीज़ हैं आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि आसियान के बारे में बातचीत की गई है। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो इसके अंदर कंट्रीज़ हैं आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, ऐसा भी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन प्रमोट करेगा। आसियान की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिया है। आसियान का मेन मोटो क्या है? वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, जितने भी आसियान के मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर काम करें, वन विजन रहे सभी लोगों का,
8 अगस्त को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं आसियान डे, इसके बारे में ध्यान रखना है। आसियान का सेक्रेटेरिएट है इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर। अब यहाँ पे आसियान के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, यानी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, एज यू कैन सी हेयर, इंडोनेशिया है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई और वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया, ये सब आसियान के मेंबर्स हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाई जाए, आपस में मिलकर काम करेंगे, जैसे कि ट्रेड वगैरह, व्यापार वगैरह आपस में मिलकर करेंगे, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, ये सारे मुद्दों में कोलैबोरेट करेंगे, आपस में सारी कंट्रीज़ होंगी, सारी कंट्रीज़ मिलकर अपने आपस में पीस यानी शांति को बनाए रखेंगी, स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेंगी। मेन ऑब्जेक्टिव इनका यही होता है। तो अब यूरोपियन यूनियन का काम क्या है कि जो आसियान है इसको और अच्छे से प्रमोट किया जाए। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ये पर्टिकुलर आर्टिकल था, यहाँ पे एक जो स्टैटिक पोर्शन था वो था आसियान के बारे में। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी 3-4 दिनों से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। अगर हम लोग बात करें द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, यहाँ पर बात करी गई है क्यूबा के जो अभी यहाँ पे लीडर थे, उन्होंने अपनी जो पावर्स हैं वो हैंड ओवर कर दी हैं किसी और को, यूथ जनरेशन को हैंड ओवर करिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो क्यूबा ने अब अपना जो भी एरा था पहले का देखने को मिला था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो भी कैस्ट्रो का राज चलता था, कैस्ट्रो के राज को अब ट्रांसफ़र कर दिया है। ये जो कैस्ट्रो हैं इनका पूरा नाम आप देख पाओगे रॉल कैस्ट्रो है। 89 की एज हो गई थी इनकी। अब इन्होंने क्या करा, अपनी पावर्स को ट्रांसफ़र कर दी है एक यूथ जनरेशन पर। पिछले 60 साल से इन्होंने आप कह सकते हो रूल किया है क्यूबा के ऊपर। अब यहाँ पे जो पावर्स हैं वो किसके पास आई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो पावर्स हैं अब आई हैं मिगुएल डायज कैनाल के पास, यहाँ पे कैनल के पास, ठीक है, कैनाल बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे यह है इनका नेम, यह है इनकी पिक्चर। ओके, तो अब यहाँ पर ये कम्युनिस्ट कंट्री के पहले सिविलियन लीडर बन चुके हैं, आपको ध्यान देना है इसके बारे में। तो जो राउल कास्ट्रो थे 89 की एज पर इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, जितनी भी पावरफुल पोजीशंस थी वो हैंड ओवर कर दी हैं। और हैंड ओवर करके किसके पास चली गई, मिस्टर दियाज कैनाल के पास गई हैं, ठीक है, जो कि अभी 60 साल के हैं और ऑलरेडी क्यूबा के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो जो मिगुएल दियाज कैनाल हैं ये क्यूबन पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व किया है, लगभग 2019 से ये प्रेसिडेंट ही हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग एक बार अच्छे से लोकेशन देख लें, क्यूबा कहाँ पर लोकेटेड है। ऑलरेडी हम लोग 2 बार देख चुके हैं, एक बार और क्लियर करेंगे तो अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर ऊपर आप लोग देख पाओगे ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नीचे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और गल्फ ऑफ मैक्सिको के आप थोड़ा सा नीचे और देख पाओगे यहाँ पर है क्यूबा। अब आपको ध्यान रखना है क्यूबा के नीचे है कैरिबियन सी, तो कैरिबियन सी के नदर्न साइड पर ऑब्वियस ही बात है जो ऊपर वाला साइड हुआ ये नॉर्थ साइड हुआ, नीचे साउथ हुआ, इधर वेस्ट हुआ और इधर ईस्ट हुआ। जो नदर्न साइड पे कैरिबियन सी के आपको देखने को मिलेगा क्यूबा। क्यूबा से थोड़ी सी और इधर जाओगे यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको और ऊपर आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलेगा। और क्यूबा के इधर की साइड जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन ये भी मीट करते हैं, आपको ध्यान देना है। और उसके बाद क्यूबा की कैपिटल क्या है, वो है हैवाना, और हैवाना क्यूबा का एक सबसे बड़ा शहर भी है आज के टाइम का। नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो कौन कौन सी यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये इधर है द बहामास, इधर है डोमिनिकन रिपब्लिक, नीचे आप देख पाओगे हेती जिसको यहाँ पे बोला गया है। हेती भी अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, जमाइका हो गया, ये सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसकी। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारे ही आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे जो आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे दिया है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।